बच्चों ने। क्लियर। आज का पहला एमसीक्यू जो है इसको देखते हैं। इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो डैश कनेक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स बट दे आर लिंक। तो चलिए ये ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है। क्लियर। ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल होते हैं और ये सेकेंडरी कॉइल होते हैं। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन ये है कि ये वोल्टेज को कम करता, वोल्टेज को ज़्यादा करता है, करंट को कम करता है। और करंट को कम करना में जो हमारे लिए एडवांटेज है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो वायर्स में करंट आए डैम से घरों तक वो कम होता कि एनर्जी लॉसेस को कम से कम किया जा सके। क्लियर। ये हमारा मेन एडवांटेज है। हम चाहते हैं कि करंट को कम किया जाए, वोल्टेज को ज़्यादा किया जाए। अब ये जो क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है कि देयर इज़ नो फिजिकल कनेक्शन, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई वायर के थ्रू कनेक्ट है और करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, बट दे आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड। सो द बेस्ट आंसर इज बी। बी इज द बेस्ट आंसर। क्लियर। आप चेक कर सकते हैं, बी अच्छा आंसर है। ओके। हम यहाँ पे येलो अगर यूज करें तो ये और भी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। द रेशो ऑफ सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्म्स इज 9:4। If power input is P, what will be the ratio of power output? Neglect all losses to power input. What does it mean? It means that आइडियल ट्रांसफार्मर का जिक्र हो रहा है। कौन से ट्रांसफार्मर का? आइडियल ट्रांसफार्मर का। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें पावर लॉस जीरो। तो हम जानते हैं कि इनपुट पावर जो है वो आउटपुट पावर के बराबर है और जो रेशो होगा वो हमेशा 1:1 के बराबर होगा। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कि इनपुट पावर बच्चों ये बराबर है आउटपुट पावर के। तो जब आउटपुट और इनपुट पावर बराबर होंगे तो बात ही ख़त्म होगी, एफिशिएंसी 100% होगी और जो पावर का रेशो है वो 1:1 होगा। यहाँ पे बात हो रही है आइडियल ट्रांसफार्मर की, जहाँ पे किसी किस्म का लॉस नहीं हो रहा है। क्लियर। ओके। Now next is transformer are commonly used in power transmission system. बच्चे जब ये जनरेटर बन गया था और जो फेराडे ने 1831 में इसका कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दिया और 1850 तक ये प्रैक्टिकली शेप इसको दे दिया गया। तो 1880s में जो मेन मसला था वो ये था कि डैम्स जो थे वो घरों से काफ़ी दूर थे और वहाँ से जो लाइंस वायर्स आ रहे थे तो घरों तक उन वायर्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी और जब लेंथ ज़्यादा थी तो वहाँ पे करंट जो है वो लॉसेस होते थे। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो स्टेप लिया गया वो कॉपर वायर यूज़ किया, क्योंकि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन कॉपर वायर को यूज़ करने के बावजूद $1 मिलियन लॉस था पर किलोमीटर कॉपर वायर। लिहाजा इस लॉस से बचने के लिए निकोला टेस्ला ने एक ऐसी आइडियोलॉजी पेश की कि क्यों ना हम इन वायर्स में करंट को कम करें, और अगर हम इन वायर्स में करंट को कम करेंगे तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। इसका मतलब क्या है कि करंट नहीं होगा, एनर्जी लॉसेस नहीं होंगे। तो यही इसका मेन रीज़न है। तो यही यहाँ पे भी आपको इसका ये आंसर मिलेगा। ट्रांसफार्मर आर कॉमनली यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम टू स्टेप डाउन द वोल्टेज, नो स्टेप अप द वोल्टेज। चले इसको पेंडिंग पे रखते हैं। कन्वर्ट नॉन और डीसी इनटू एसी, नो, वो तो इन्वर्टर का काम है। स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, नो। तो सबसे बेहतरीन आप आंसर जो है वो है स्टेप अप द वोल्टेज। क्लियर। Which of the following losses can be minimized by using a laminated core in a transformer? ट्रांसफार्मर में हम आयरन कोर यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज़्यादा हो। आयरन कोर, चूँकि आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, तो वो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल दोनों में नंबर ऑफ जो फ्लक्स है, नंबर ऑफ लाइन्स है, उनको इंक्रीज़ करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है। लेकिन एट द सेम टाइम आयरन जो है वो एक कंडक्टर भी है और ये फ्लक्स तो वहाँ से भी चेंज होगा। अगर वहाँ से चेंज होगा तो वहाँ पे बैक EMF मीन्स आपको अपोज करेगा लेंस लॉ के मुताबिक। अगर आपको अपोज करेगा तो एनर्जी
लॉस होंगे, लिहाजा इस लॉस से बचने के लिए हम लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करते हैं। क्लियर? द बेस्ट आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग अ लेमिनेटेड ईडी करंट लॉसेस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ईडी करंट के लॉस की बात हो रही है। Which of the following loss is predominant in a transformer core due to continuously changing magnetic field? Continuously changing magnetic field आपके लिए जो चीज़ लेके आता है लॉस, वो hysteresis losses है। Clear? The alternating voltage induced in the secondary coil of a transformer is mainly due to the varying electric field, varying magnetic field। हम जानते हैं फैराडे लॉ के मुताबिक varying magnetic field ही क्या पैदा करता है? इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है। क्लियर? ओके। नाउ voltage in the secondary coil of transformer does not depend upon voltage in the primary coil. Ratio of the number of turns in the two coils or frequency of the source both A and B। एक प्यारी सी इक्वेशन में लिखने वाला हूँ एंड दैट इज VS divided by Vp is equal to Ns divided by Np। क्लियर? इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है और सेकेंडरी प्राइमरी दोनों पे डिपेंड करता है। लिहाजा ऑप्शन ए सही है। और वो कह रहे कि नहीं, डज नॉट। ऑप्शन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन टू कॉइल्स इस पे भी डिपेंड करता है। ओ किस पे डिपेंड नहीं करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रांसफार्मर जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे आ जाएं, क्लियर, ये चेक करें, इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये दोनों आपस में बराबर है। इनपुट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इसका मतलब है कि ईएमएफ सेकेंडरी ईएमएफ का या प्राइमरी ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर? ओके। नाउ इन आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? इनपुट पावर बराबर है आउटपुट पावर के। हैज 500 and 5000 turn in a primary and secondary winding respectively. If the primary voltage is connected to a 6-volt battery, then the secondary voltage, चले मैं आपको आसानी से समझाता हूँ बच्चे। एक होता है, एक प्यारी सी इक्वेशन है जिसके लिए मैं, जो कि है VS डिवाइडेड बाय VP एंड NS डिवाइडेड बाय NP। सर ये VS क्या है? VS जो है बच्चे ये वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल में। क्लियर? और ये आपके पास आ गया है VP। क्लियर? हम एक प्यारा सा ट्रांसफार्मर यहाँ ड्रा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ड्राइंग कम्स टू मी एज वेल। क्लियर? ओके। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कॉइल भी ड्रा कर सकते हैं। आखिर में काम खराब हो गया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यस, ओके। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो देखना चाहते हैं कि जो सेकेंडरी है उसमें प्राइमरी से कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो चेक करें, ये आ गया है 5000 और ये आ गया है 500। तो अब इसको हम काट देंगे। क्लियर? क्या रह जाएगा बच्चों? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 10 है। ट्रांसफार्मर की जो पहचान है जिसे हम के बोलते हैं, के बच्चे, के जिसे हम बोलते हैं के, वो आपके पास है के, वो 10 है। इसका मतलब क्या है? इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोलते हैं।
मतलब दे चसकारम कि ये जो काम भी करेगा वो 10 टाइम्स या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या वोल्टेज को 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा या वोल्टेज को 10 टाइम्स डिक्रीज करेगा। चूंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो ये वोल्टेज को 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर आप इसको 6 वोल्ट देंगे तो इसे 60 बनाएगा, क्योंकि इसे 10 टाइम्स इंक्रीज कर देगा। जितने नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होंगे उतना वोल्टेज इंक्रीज होगा। सबसे बेहतरीन आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है और वो क्या है, 60 वोल्ट। आप इस वीपी को इधर लेंगे और वीपी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मेक यूज ऑफ ईडी करंट। ईडी करंट जो है वो बुलेट ट्रेन्स, इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स ईडी करंट पे प्रिंसिपल पे काम करते हैं, लेकिन कौन सा इसमें ऐसा डिवाइस है जो कि ईडी करंट को यूज नहीं करना चाहता लेकिन ईडी करंट वहां पे पैदा हो जाता है बच्चों, वो ट्रांसफार्मर है। The mechanical energy by the external agency is converted into electrical energy stored in the coil. This relates to mechanical energy. बाहर से आप एनर्जी दे रहे हैं मैकेनिकल, क्लियर, और वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल में, स्टोर हो रही है, क्लियर, इन द कॉइल। दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक एनर्जी। और ये कौन सा लॉ है, ये लेंज लॉ है, क्लियर, ओके। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the energy used to magnetize and demagnetize the core of transformer cause power loss, which is due to magnetize and demagnetize. This is hysteresis. Okay, the laws of electromagnetic induction have been used in the construction of, oh my god, generator. Generator is the best answer. Okay, the ratio of number of turns in the primary and secondary coils of a transformer is 1:10. समझ में आ गई कि 1:10 का मतलब क्या है, 10 टाइम्स ये ट्रांसफार्मर जो है वो इससे इसके वोल्टेज को अपग्रेड करेगा। ओके, देन द रेशियो ऑफ करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। चलिए, प्यारा सा पॉइंट आप पहुंचा है। क्या ख्याल है, वोल्टेज का रेशो क्या होगा? वोल्टेज का रेशो होगा VS बाय VP इज इक्वल टू NS बाय NP, क्लियर। लेकिन याद रखिए करंट के साथ इसका जो रेशो होगा वो इनवर्स होगा। सर इनवर्स क्यों होगा, क्लियर? तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा तो चले मैं डायग्राम ड्रा कर दूंगा। ये रहा प्राइमरी कॉइल और ये रहा सेकेंडरी कॉइल। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो आपसे प्यारा सा क्वेश्चन, चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम है, नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो लेंथ भी कम हो गई है प्राइमरी में, सॉरी लेंथ भी कम हो गई। लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा। सेकेंडरी में लेंथ ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और करंट कम होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एक्चुअली हम वोल्टेज को ज़्यादा कर रहे हैं और करंट को कम। तो यही तो वही मेन रीज़न था जिसके लिए निकोला टेस्ला ने ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया था। यही तो वो रीज़न है जिसके लिए निकोला टेस्ला ने ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया था, ताकि वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए और करंट को डिक्रीज किया जाए। तो अगर वोल्टेज का रेशो 1:10 है, इसका मतलब है कि 10 टाइम्स ये इंक्रीज होगा तो करंट 10 टाइम्स डिक्रीज होगा। बेहतरीन ऑप्शन जो है वो बी है, क्लियर, ओके। उसने कहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशो 1:10 है, प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट का रेशो क्या होगा, 10:1 होगा। When a magnet is moved with its north pole towards a coil, near end of the coil acts, clear। इंतहाई आसान है। आप अगर मैग्नेट को लेके जाएंगे तो याद रखें, अगर साउथ पोल इसके करीब जाएगा साउथ, तो ये जो पोर्शन होगा ये भी साउथ होगा, क्योंकि इसको रिपेल करेगा। जब ये मैग्नेट इस कॉइल के करीब जाएगा तो ये कॉइल इसको रिपेल करेगा। रिपेल, इस रिपल्शन के खिलाफ ये काम करेगा। यही काम जो है ये कन्वर्ट होगी बिजली में, क्लियर।
यही काम कन्वर्ट होगा बिजली में। अगर नॉर्थ इसके करीब जाएगा तो नॉर्थ बनेगा, साउथ इसके करीब जाएगा साउथ बनेगा, नॉर्थ दूर जाएगा साउथ बनेगा, साउथ दूर जाएगा नॉर्थ बनेगा। ना आपको अपने करीब आने देगा और ना खुद से दूर जाने देगा। लेंस लॉ क्लियर। तो व्हेन अ मैग्नेट इज मूव इट इज नॉट पोल टुवर्ड द क्लोज कॉइल, आंसर जो होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, the power input to main transformer is 100 watt. If the primary current is 5 ampere and secondary voltage is 10 volt, and assuming no losses in transformer, then the turns ratio of primary to secondary is, अब उसने एक चालाकी का मुजाहरा किया है। आपको उसने प्राइमरी करंट दिया है और सेकेंडरी वोल्टेज दिया है। क्लियर। और आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्न, तो चूंकि मैंने आपको एक प्यारी सी इक्वेशन अब बता दी है, एंड दैट इज एक्चुअली V डिवाइड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP इज इक्वल टू IP डिवाइडेड बाय IS। उसने हमसे क्या मांगा है? उसने हमसे मांगा है बच्चे NS बाय NP बाय NS। हम एक काम करेंगे, हम सबसे पहले वैल्यू मालूम करेंगे VP की। किसकी मालूम करेंगे? VP की। अगर VP की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये है पावर इनपुट टू मेन ट्रांसफार्मर इज 100 वाट इफ द प्राइमरी करंट इज 5 एम्पेयर। तो हम एक काम करेंगे, इस पावर से इंतहाई आसानी से, पावर इज इक्वल टू VI, इस पावर से हम इंतहाई आसानी से V मालूम कर लेंगे। तो ये रहा 100 और ये VP, करंट हमारे पास 5 है, 5 इधर आ गया है। ठीक है बच्चे, तो ये आ जाएगा 20 VP आ गया है, 20 VP आ गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इफ द प्राइमरी करंट इज 5 एम्पियर एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 10 वोल्ट। क्लियर। तो करंट 5 एम्पियर है और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। पावर 100 वाट है। 100 वाट के ज़रिए हमने वोल्टेज मालूम कर दिया। वोल्टेज 20 वोल्ट है। क्लियर। 20 वोल्ट, 20 वोल्ट को हमने वहाँ पे पुट किया, करंट के साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया 100 को, तो इजीली हमारे पास VP आ गया है। अब VP भी आ गया है, VSP मौजूद है, VSP मौजूद है, VP भी मौजूद है। क्लियर। और हमारे पास जो हमें मालूम करना है वो NS बाय NP है। तो चेक करें, VS की जगह मैं पुट करना चाहता हूँ 10 और VP की जगह मैं पुट करना चाहता हूँ 1/2 आ जाएगा। लेकिन वो तो हमसे चाह रहा है कि P ऊपर होगा और NS नीचे होगा, तो ये आ जाएगा बच्चों NP बाय NS इज इक्वल टू 2:1 और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्लियर। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन। इन अ पावर ट्रांसफार्मर व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कोर? कोर का फंक्शन क्या है? कोर का फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज करना। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इफ डायरेक्ट करंट इज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग व्हाट विल हैपन? द सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर ट्रांसफार्मर को आप क्या करना चाहते हैं, आप उसके डायरेक्ट करंट देना चाहते हैं, तो अगर आप उसे डायरेक्ट करंट देंगे बच्चों तो ये तो सिंपल सी बात है, चेंज नहीं आएगा, करंट चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट सेकेंडरी EMF पैदा नहीं होगा, और सेकेंडरी EMF पैदा नहीं होगा तो करंट पैदा नहीं होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 1:4। If the primary current is 6 ampere, what is the secondary current? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और टर्न का रेशो भी हमें गिवन है। क्लियर। तो चलें, टर्न का रेशो, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है द टर्न रेशो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर टर्न रेशो 1:4। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि, और मैंने आपको रेशो का बताया भी है कि पहले सेकेंडरी आएगा, तो NS/NP, क्लियर, NS/NP। और ये स्टेप डाउन है, तो बच्चे स्टेप डाउन अगर है ये, तो ये जो 4 होगा ना, 4 ये P के साथ होगा, और 1 जो होगा ना 1 ये सेकेंडरी के साथ होगा, क्लियर। तो ये आ जाएगा 1:4। ठीक है, देर आसान। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो ऑफ 1:4। ये 4 प्राइमरी है और 1 सेकेंडरी है, और जब भी आप टर्न रेशो की बात करेंगे तो सेकेंडरी ऊपर होगा। अब उसने कहा है कि प्राइमरी करंट 6 एम्पियर है, तो मैं तो ये फार्मूला बता बता के थक गया हूँ। NS/NP इज इक्वल टू IT डिवाइड बाय IS। व्हाट इज द सेकेंडरी करंट? तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 1/4, और IP जो है, IP गिवन है 6 है, IS मालूम करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। हाउ डज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अफेक्ट द वोल्टेज एंड करंट ऑन आउटसाइड एज कंपेयर टू इनपुट साइड? अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, स्टेप डाउन, तो वोल्टेज बच्चे, वोल्टेज आपके पास क्या होगा? स्टेप डाउन कम होगा, और करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिक्रीज वोल्टेज, इंक्रीज करंट। For a practical transformer with an input power of 800 watt and output power of 760 watt, what is the efficiency? Okay, चलिए ये काम इसको फाइंड करते हैं। इनपुट, आउटपुट इज 760, इनपुट इज 800, मल्टीप्लाई 100, क्लियर, कैंसिल हो जाएगा। 760 डिवाइडेड बाय 8, 760 एंड 8, क्लियर। तो 760 और 8 को हम जब करेंगे तो 8 8 जा 64 एंड 8 9 जा 72, तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 9 this is actually 8 9, okay, at 5 95%. Oh my god, this is the best answer. Working principle of magnetic levitation train is according to the, definitely, आपको मैंने कहा भी है Lenz law. Lenz law gives the magnitude of induced EMF direction of current. Yes, definitely, direction of induced current. Magnitude Faraday ला देगा. If the rotational velocity of an AC generator is double, then induced EMF will become, तो हम जानते हैं बच्चे कि जनरेटर में आपके पास ये है नवाब साइन थीटा, नवाब साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन है, क्लियर, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। When a wire loop is rotated in a magnetic field, the polarity of induced EMF changes once in each half revolution. देखिए, ये चेक करें आप इसको, यूनिट ऑफ ये फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ, दिस डेल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, क्लियर, ये है, और ये वोल्टेज के बराबर है, लेकिन वो कह रहे कि आगे चल के किसके इक्वल होगा, तो ये तो हम जानते हैं कि ये वोल्टेज के बराबर है। ठीक, नो वोल्ट पखवात कतास तैयार छी, अगर आपको याद हो तो हमने इसके बराबर लिया था, क्लियर। और अगर ये भी देखा जाए तो वोल्ट हम जानते हैं ये जाउल है, और चार्ज जो है वो एम्पेयर सेकंड के बराबर है, और ये हम जानते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर पर सेकंड, सो दिस इज द बेस्ट आंसर। ओके, the direction of induced current is such that it opposes the very cause, so definitely Lenz law.
द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, तो याद रखिए बच्चे ये रहा इंडक्टेंस की एक प्यारी सी इक्वेशन। दिस ये कह रहा है हेनरी के बराबर है, लेकिन वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर आ जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। मैंने आपको इंडक्शन के 10-15 यूनिट्स पढ़ाए हैं। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।